अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। और 8 फरवरी को जनरल इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुसलसल दावा कर रही थी कि धांधली हुई है, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, और अगर अब इलेक्शंस करवा ले साफ शफाफ तो हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। कल था उसका एक लिटमस टेस्ट। कल ज़िमनी इंतखाबात हुए कौमी और सूबाई असम्बली की कुल मिलाकर 21 नशिस्तों के ऊपर, और इन दावों के बरक्स मुस्लिम लीग नून ने बाजी मार ली। हुआ कुछ यूँ कि नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 और सूबाई असम्बली की 16 में से 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टोटल 21 नशिस्तों में से सिर्फ 2 अपने नाम कर सकी। अब ये जो दावे किए जाते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उनकी पार्टी जीतेगी, जिस मर्ज़ी को खड़ा कर लें उनकी पार्टी को वोट मिलेगा, लोग उनके साथ हैं, ये इलेक्शंस में नज़र क्यों नहीं आया, ख़ासकर ज़िमनी इलेक्शंस में नज़र क्यों नहीं आया? इसकी मुख्तलिफ वजूहात, मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। अपने तजियाकारों के सामने भी हमने यही सवाल रखा है कि वजह क्या है कि दावों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी नहीं मिल सकी ज़िमनी इलेक्शंस में, जिस तरह की तवक्को की जा रही थी, एटलीस्ट दावे किए जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं महमूद सरफराज साहिबा, फ़खर दुरानी साहब, इरशाद भट्टी साहब और एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। मुख्तलिफ दावे हो रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि PTI का वोटर निकला नहीं, कुछ अपनी दानिस्त की बिना पर कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद वो सपोर्ट हासिल नहीं है, बल्कि नून लीग ज़्यादा तगड़ी है। आप इसकी वजह क्या समझ रहे हैं? अलीना, मैं इसमें 2 फैक्टर्स देखता हूँ। एक ये है कि जो PTI ने 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद जिस तरह बतौर एक सियासी जमात के रोल अदा किया है, तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये इसने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है ये जो मौजूदा ज़िमनी इलेक्शंस के नताइज हैं उसमें। और जो दूसरा है ये जो PMLN की जो गवर्नमेंट है ख़ासतौर पर पंजाब में, उसकी जो कारकर्दगी है उस हवाले से ये 2 फैक्टर्स हैं। अब पहला जो है PTI का जो किरदार है 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद, तो सब ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह इसको इतनी ज़्यादा सीटें मिल गई थी 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद, तो ये एक कंस्ट्रक्टिव जो है वो सियासत करेगी, पार्लियामेंट के अंदर एक तामीरी किरदार अदा करेगी, इश्यूज लोगों के उठाएंगे, और उसके साथ साथ जो एक ऐसी अपोजिशन का किरदार अदा करेगी कि जो लोगों के मसाइल को हाईलाइट किया जाएगा। लेकिन PTI आपने देखा है कि हलफ उठाने के बाद से ही उन्होंने ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी हमेशा तसादुम की सियासत को ही जो प्रायोरिटी दी है। एक तो मैं समझता हूँ कि ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों ने दूसरी पार्टी को इसमें प्रेफर किया है। और दूसरा आप देखें कि जब से ये हुकूमत बनी है फेडरल गवर्नमेंट का तो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं नज़र आया, लेकिन पंजाब में जो वज़ीर आला हैं मरियम नवाज़, उन्होंने वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आई बाकी जो सूबों के वज़राए आला हैं उनकी निस्बत। तो एक फैक्टर मैं समझता हूँ कि ये भी है। तो ये 2 फैक्टर के साथ साथ जो एक तीसरा फैक्टर मैं समझता हूँ कि PTI का वोटर क्यों नहीं निकला, उसकी वजह यह है कि शायद वो ये समझते हैं कि उनके वोट देने या ना देने से, क्योंकि अब तो हुकूमतें कायम हो चुकी हैं सूबों में भी और मरकज़ में भी, उनके वोट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वो मैं समझता हूँ कि वो इतना चार्ज्ड उनका जो PTI का वोटर है वो भी नहीं था। फिर PTI की तरफ से या जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनकी तरफ से कोई एक्टिवली वो इस तरह की सियासी जो एक तहरीक थी या मुहिम थी इन ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से, वो भी नहीं हमें देखने की मिली। जबकि इसके अगेंस्ट मुस्लिम लीग नून के जितने भी सूबाई वज़रा हैं और उसके साथ साथ MPs का, उन्होंने बाकायदा टीमें बनाई हुई थी, हर हल्के में गली में डोर टू डोर जाके उन्होंने कैंपेन भी किया, उन्होंने उसको सीरियसली लिया है। शायद ये कि जो एक 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से एक तासुर बन चुका था, जो सवालात उठाए जा रहे थे, तो उसको ज़ायल करने के लिए उन्होंने मेहनत दिखाई है। और मैं समझता हूँ कि ये जो नताइज हैं उसी का नतीजा है। और पंजाब के इलेक्शंस का तो ये है, जबकि मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड है वो PTI की परफॉर्मेंस है इलेक्शंस में KPK में, चाहे वो 1 या 2 जो हल्के ही हों बाजोड़ के, लेकिन जो PTI की अपनी ही हुकूमत में और जो PTI का गढ़ समझा जाता है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे ये सीट हार जाना, 2 सीटें हार जाना, मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। अच्छा, आपने बहुत सारे फैक्टर्स बताए, क्या समझते हैं सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है या इसमें से कुछ स्टैंड आउट करता है कोई एक?
अलीना, मैं समझता हूँ ये जो पीटीआई की जो तर्ज सियासत है, इसको मैं सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करता हूँ कि ये इनको चाहिए था कि ये जिस तरह इनको लोगों ने मैंडेट दिया था, ये एक तामीरी सियासत करते, पार्लियामेंट के अंदर मुस्बत जो है वो लोगों के मसाइल को हाईलाइट करते, तो वो ज़्यादा इनके लिए वो शायद लोगों में वो होता, लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बाहर निकलते। भट्टी साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इससे? नहीं मैडम शेख, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। आपके सवाल के दो हिस्से हैं, पहला है बाजोड़ और दूसरा है बाकी सारा इलेक्शन। बाजोड़ में मकतूल रेहान ज़ेब को टिकट ना दिया गया और एक इंतखाबी रैली से उस खिताब करते हुए रेहान ज़ेब ने कहा, इमरान खान ने मुझे टिकट देने का वादा किया था मगर सूबाई क़ियादत में मौजूद कुछ लोगों ने मुझे टिकट नहीं दी और किसी और को दे दिया। रेहान ज़ेब कत्ल हुआ। कत्ल के बाद पीटीआई की सर्द मोरी जो रेहान ज़ेब ख़ानदान के साथ थी उसको छोड़िए, ज़िमनी इलेक्शन हुआ आया। रेहान ज़ेब के भाई मुबारक ज़ेब को टिकट का वादा हुआ मगर फिर उसको कहा गया कि आप वज़ीर आला हाउस केपी आएँ, आपको 7 करोड़ और एक नौकरी देते हैं, आप इलेक्शन ना लड़ें। फिर टिकट किसी और को दे दिया गया। वहाँ उस मुबारक ज़ेब खड़ा हो गया और पीटीआई बामुकाबला, पीटीआई थी नाराज, पीटीआई बामुकाबला केपी पीटीआई, हकूमती पीटीआई, और नाराज पीटीआई जीत गई। मुबारक ज़ेब जो अभी जीता है कौमी और सूबाई असम्बली की सीट, ये इमरान खान की तस्वीर और पीटीआई के झंडे तले इलेक्शन लड़ रहा था और इसने नाराज पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के अखवंज़ादा चिटान, साबिक़ गवर्नर शौकतुल्लाह, जमात इस्लामी के हारून रशीद को हराया। और अब वक्त है पीटीआई केपी को अपनी इस बेवकूफ़ी, अपने इस तकब्बर और अपने इस गलत फैसले से संभल जाना चाहिए। अब आ जाइए दूसरे इलेक्शन पर। एक शेर है मैडम शेख, पहले भी सुना चुका हूं, दोबारा सुनाता हूं। सखर का पुल, जेलम का दरिया, दोनों हो गए चोरी, माल गोदाम से ले गई च्यूंटी गंदम की एक बोरी। माना लोग मायूस हैं मैडम शेख कि 8 फरवरी के इलेक्शन और 9 फरवरी के नताइज के बाद लोग मायूस हैं। वो कहते हैं वोट किसी को देते हैं, निकलते किसी की संदूकड़ी से, हम किसी को चुनते हैं, चुने कुछ और जाते हैं। माना 21 अप्रैल का इलेक्शन की इस हवाले से कोई ख़ास वैल्यू नहीं थी कि सारी सीटें भी तरीके इंसाफ जीत जाती तो हुकूमत साजी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, और सारी सीटें भी मुस्लिम लीग नून वाले जीत जाते तो हुकूमत साजी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। मगर हाँ, अब इसको मुख्तसर करते हैं कि प्रिजाइडिंग अफसर गुजरात का हम मजबूर हैं को एक तरफ रखें, कैसरा इलाई के बेल्ट बॉक्सेस और पोलिंग अमले के साथ खड़े होकर गुफ्तगू को एक तरफ रखें, ठप्पों पे ठप्पों की खबरों को एक तरफ रखें, पोलिंग स्टेशन पर धूस धांधली के तासर को एक तरफ रखें, इलेक्शन कमीशन पुलिस इंतज़ामिया के लाजवाब और बेमिसाल कारकर्दगी को एक तरफ रखें। और वो जैसा पीआईए जब अरूज पर थी ना, तो एक उसका टैग लाइन थी, लाजवाब लोग बाकमाल सर्विस। तो इन सारे लाजवाब लोगों और बाकमाल सर्विस को एक तरफ रखें। गुजरात से मूसा इलाई का जीत जाना और परवेज इलाई से जीत जाना और परवेज इलाई का मूसा इलाई से हार जाना, लगता है क़यामत करीब है मेरे ख्याल से। और मोहम्मद नवाज से मोनस इलाई का हार जाना कमाल है मैडम शेख। पीटीआई के लोग नहीं निकले, क्यों नहीं भाई निकले, क्या वजह है? मुस्लिम लीग नून के लोग निकले, क्यों निकले भाई, क्या वजह है? मुस्लिम लीग ने कौन सी धांसू मुहिम चलाई थी, नवाज शरीफ ने कौन से जलसे किए थे, और पीटीआई की क्या जो अभी बात हो रही थी कि तर्ज सियासत, क्या उसने नया कर दिया है जो पुराना नहीं कर रही थी, क्या पुराना कर रही थी जो अब नया कर दिया है? यही पीटीआई की सियासत थी। और कौन सी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी, क्या कारकर्दगी? 20 रुपए की रोटी 16 रुपए पर हो गई है, कहीं मिल रही है, जो इश्तिहार तो लगे हुए हैं लेकिन कहीं मिल रही है। क्या कर्जे खत्म हो गए, महंगाई खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, पंजाब में इनकलाब आ गया, क्या हुआ है? कोई 48 टिकटॉक्स के अलावा क्या हुआ है? कोई कारकर्दगी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी। और अभी 2-2.5 महीनों में ना पीटीआई की खराब कारकर्दगी ना हुकूमती कारकर्दगी को जांचा जा सकता है। और लेकिन आखिरी बात मैडम शेख, जो जैसे 8 फरवरी के इलेक्शन हुए थे वैसे 21 अप्रैल के इलेक्शन भी हुए हैं। जो कुछ 8 फरवरी को हुआ वो कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से 21 अप्रैल को हुआ,
और पीटीआई ने कहा था शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन हुए तो हम जीतेंगे। आप शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन तो करवा कर देख लें एक मरतबा। महमल, ये शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हुए ज़िमनी जो हुए हैं, और भट्टी साहब ने जो बात की उसको भी ज़रा बताइएगा। क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि बड़ी मुतहरिक हैं वज़ीर आला और काम कर रही हैं ऑन ग्राउंड, ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, कुछ नहीं हो रहा? बट फर्स्ट लेट्स डिस्कस ज़िमनी इलेक्शन। देखिए लीना, जो ज़िमनी इलेक्शंस है ना, उसमें आप पीटीआई के वोटर्स का या ओवरऑल अगर आप इलेक्शंस में पीटीआई के वोटर्स का ट्रेंड देखें, पीटीआई का जो वोटर है वो पार्टी के लिए नहीं, वो इमरान खान के लिए निकलता है, इमरान खान को वजीर आजम बनवाने के लिए निकलता है कि वो पावर में आए। अच्छा, अब इन इलेक्शन में आप ये देखिए कि हमने 2024 के भी इलेक्शन देखे, पीटीआई ने बहुत ज़्यादा, पीटीआई के वोटर्स ने वोट दिया, बहुत चार्ज थे। वजह ये थी कि वो चाहते थे कि इमरान खान साहब जो है वो, अगर पीटीआई गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो इमरान खान साहब इवेंचुअली बाहर आए और फिर वो वजीर आजम बन जाए। और ये कोई पहली बार तो ऐसा है नहीं कि ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर जो है हमने पीटीआई की कोई खराब कारकर्दगी देखी। जब वो हुकूमत में भी थी, क्योंकि खान साहब वजीर आजम बन चुके थे, केपी में भी हुकूमत थी, पंजाब में भी हुकूमत थी, वफाक में भी उनकी अपनी हुकूमत थी, तो हमने देखा कि उस वक्त जो इलेक्शन होते थे उसके अंदर कोई खातिर खा लोग नहीं उनके पीटीआई के निकलते थे। यानी आप कंटोनमेंट के इलेक्शन उस वक्त के देख लें, आप इवन खैबर पख्तूनख्वा में जो फेज 1 में इलेक्शन हुए थे जो लोकल बॉडीज के, उसके अंदर के आप रिजल्ट देख लें। वो तो फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, खान साहब ने एक जो बयानिया बनाया, सारा कुछ हुआ, और उसके बाद आपने देखा कि जो पंजाब के भी बाई इलेक्शन में उनको जीत हुई, क्योंकि एक हुकूमत तब्दील होनी थी ना, पीटीआई को गवर्नमेंट मिली थी, पीटीआई को फायदा मिलना था। तो इस वक्त अगर आप देखें तो जो पहले भी प्रेडिक्शंस भी हो रही थी वो यही थी कि क्योंकि एक तो पंजाब के अंदर नून लीग की एक स्टेबल गवर्नमेंट, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ है, फिर आप देखिए कि वफाक के अंदर भी जो हुकूमत है वो अपने एलाइज के साथ, उनके नंबर्स जो है वो कंफर्टेबल है, यानी कि वो ठीक है उनके पास नंबर्स। तो इसलिए पीटीआई का जो वोटर है वो उस तरीके से ना चार्ज था ना मोटिवेटेड था, क्योंकि उनको क्या इन इलेक्शन में वोट देकर क्या ये चीज नजर आनी थी, अगर वो ये सीटें जीत भी जाते कि इमरान खान साहब ने बाहर आ जाना है या कोई हुकूमत साजी के अंदर कोई चेंज आ जानी है। तो मेरे ख्याल में ये बट एक सिंबॉलिक वैल्यू तो थी, ये आप लोग तीसरी दफा कह रहे हैं, बट एक सिंबॉलिक वैल्यू तो इन इलेक्शंस की थी ना, बिकॉज बड़े बड़े दावे हो रहे थे इनसे मुतालिक खास तौर पर। देखिए लीना, दावे तो जाहिर बात है अब सियासतदानों ने वो तो करना ही होता है, यानी उन्होंने बात तो करनी ही होती है, लेकिन अगर आप ट्रेंड देखें ओवरऑल प्रोविंशियल असेंबली से, खासतौर पे अगर आप पंजाब का देखें, इवन 2024 के इलेक्शंस के अंदर भी जो ट्रेंड आ रहे थे उस रात 8 फरवरी को, वो कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है असल रिजल्ट से। ये जो धादली की जो रैगिंग एलिगेशन है वो तो फेडरल के ऊपर, यानी कि जो नेशनल असेंबली की सीटें किस तरीके से, उस पर ज्यादा बात होती है। अच्छा, फिर दूसरे फैक्टर जरूर होंगे, ये मेरे लिए एक सबसे अहम फैक्टर था, लेकिन दूसरे फैक्टर जरूर होंगे कि देखिए जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, यानी कि पीटीआई के साथ जो मतलब उनका वो इलाका, फिर सिंबल नहीं है उनके पास। तो 2024 के जनरल इलेक्शंस के अंदर तो बड़ी एक मुतहरिक कैंपेन पीटीआई ने की, लेकिन इन इलेक्शन में उस तरह की बज नहीं थी। और ठीक है, ये होता है कि जब एक गवर्नमेंट इन प्लेस हो, और जो बात है कि क्या मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी, अभी देखें वैसे तो 1.5 महीना, अभी तो इतना ज्यादा टाइम हुआ नहीं कि हम उनकी कारकर्दगी के ऊपर जो है जज कर सकें, लेकिन नजर तो आ रहा है कि वो काम कर रही है। दूसरी चीज ये कि अपने वफाक के अंदर एलिना एक स्टेबिलिटी इस तरीके से भी नजर आ रही है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में भी जाएंगे, सऊदी अरब का भी जो विजिट बड़ा अहम थे वो भी गए, वहां से भी आए, फिर इस वक्त ईरान की जो प्रेसिडेंट आए हुए ये बहुत एक अहम है। तो ओवरऑल एक नजर आ रहा है कि जिस तरह ये वाली चीजें भी सही सिमत में चल रही हैं, ये चल रही हैं, कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई खतरा है। तो शायद ये भी वजह हो सकती है, लेकिन जो मेरे लिए मेन था वो रीजन वो यही है कि पीटीआई के वोटर जो है वो इमरान खान साहब के लिए वोट करते हैं, उनको पावर में लाने के लिए। तो इन शायद इस वक्त नजर नहीं आ रहा है इसलिए। अच्छा, एक चीज़ ये तो भट्टी साहब भी कह रहे हैं ना कि जो कारकर्दगी या जो सब कुछ हो रहे हैं स्टेप्स, वो सिर्फ नज़र ही आ रहे हैं, वो दिखावे के लिए, कुछ फील्ड में नहीं हो रहा या अमली तौर पर उसका कुछ रिजल्ट नहीं नज़र आया। आपके पास इससे मुतालिक क्या कोई इत्तला है? खासकर भट्टी साहब ने भी 16 रुपए की रोटी वाली बड़ी तशवीशनाक बात की है। देखें लीना, बात यह है कि भट्टी साहब शायद मिस कर रहे हैं अपने फेवरेट वजीर आला जो थे बुज़दार साहब। ये बुज़दार की मोहब्बत है, मरियम नवाज का गुस्सा नहीं, मैं समझ गई। वो शायद उस तरह के कर्जे से मरियम नवाज साहबा को बुज़दार से आपने कंपैरिजन करना है तो मैं महमल को सलाम पेश करता हूं और मुझे कबूल है।
नहीं, मैंने कहा कि शायद इनको आदत वो थी कि कोई काम ना हो, तो जो वजीर आला काम कर रहे पंजाब के अंदर जो नजर आ रहा है कि वो रोज कोई ना कोई चीज जो बुजदार से कंपैरिजन किया है आज छा गई है। मैंने यही कहा है, मैंने कहा कि असल में आपको आदत थी, आपको पसंद थे आपके फेवरेट बुजदार साहब, तो आपको यही वजह है। आज आपने जो मरियम नवाज के नाम के साथ बुजदार लगाया है, आप छा गई हैं। सलाम है आपको। अलीना, ये भट्टी साहब माशाल्लाह क्या काम करते हैं कि इनका जो है इनका वतीरा के ये ट्विस्ट कर देते हैं। मैंने कहा कि हाँ उनको भट्टी साहब बुजदार को मिस कर रहे हैं कि तो कोई काम ना करे। नहीं हटे ना अपने मौके। अच्छा एक चीज है, ये जो वैसे मैं बड़ी सीरियस हूँ इस बारे में कि ये जो 16 रुपए की रोटी वाली चीज है, ठीक है हमने जोश में तो बोल दिया ऐसी बातें, हम कई दफा कर भी देते हैं। बिजली की कीमतें डबल, गैस की कीमतें डबल, आटा डबल, किसान रुल रहा है। ये किस तरह है कि आप एक तंदूर पे जाएं और बड़े बड़े अपने इश्तिहार तस्वीरों वाले लगाएं और कहें कि ये रोटी 100 औंस की है तो ये 50 ग्राम की है? कैसे मुमकिन है? हो ही नहीं सकता। भट्टी साहब उन्होंने अगर करवाया, कम करेंगे, आटे की साहब अगर तो मुसद्दिका रिपोर्ट्स हैं, कम करेंगे, माजरत के साथ भट्टी साहब उन्होंने ये राइज किया है, और अगर कोई आपके पास सॉलिड रिपोर्ट है, जैसे फलाने आप तंदूर पे गए, वहां पे आपने जाके देखा इसकी खिलाफ वर्जी हो गई है, तो फिर तो चले हाँ ठीक है ना, हम ये बात करते हैं और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर तो नहीं है तो फिर हम इस तरह की बातें नहीं करते, फजूल में बदजन नहीं करते, बाकी बातें करने वाली मैं आपको समझता, आप समझती है मैं तंदूर पे जाए बगैर इधर बैठे बिठाए बात कर सकता? कौन से तंदूर पे गया? 4 तंदूरों पे तो मैं गया हूँ। गो के इस्लामाबाद तो आप उनके पंजाब में आते ही नहीं है। यहाँ तो बहरहाल 20 रुपए की मिल रही है। बाकी पंजाब में अगर आपको करवा लेते हैं, कल मैं पंजाब चला जाता हूँ, तंदूरों से होकर आपके पास आ जाऊंगा। सर ये तो बेहतरीन हो जाएगा, नहीं तो आपकी आसानी के लिए हम ये करते हैं जो हमारे जो और मैं तंदूर से आपको लाइव वीडियो कॉल भी करूंगा। सर डन हो गया, तंदूरची से बात भी कराऊंगा। डन हो गया, लेकिन आपने सारे तंदूरों पे जाना है, अपने आपने कोई और मैं फखर के तंदूर पे भी जाऊंगा, और फखर जब रोटी लगा रहा होगा मैं लाइव वीडियो कॉल करूंगा। अच्छा ठीक है, बस वही अपने तक रहे ना, दूसरों को ना इन्वॉल्व किया करे। बट इन ऑल सीरियसनेस हम अपने नुमाइंदगान से भी इसको चेक कर लेते हैं। अगर तो वाकई में इस तरह की चीज़ है कि नहीं अमल दरामद हो रहा, तो फिर इसका डेफिनेटली नोटिस होना चाहिए, लेकिन अगर हो रहा है तो एक अच्छी चीज़ है आवाम के लिए, भाई इसको क्यों हम खराब करें। एजाज ये बताइएगा, आपने कुछ अरसे पहले ये कहा था कि नून लीग की सियासत वेंटिलेटर पर है, नून लीग बिल्कुल कहीं अमली तौर पर फील्ड में नज़र नहीं आ रही, बट ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए इसमें तो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आया। अलीना बिल्कुल ज़िमनी इलेक्शन में बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आया, लेकिन मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूँ कि नून लीग की सियासत वेंटिलेटर पे है। उसकी वजह यह है कि इस पैनल में हम इस वक्त 5 बंदे बैठे हुए हैं, अलीना आप समेत। आप अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि साल 2018 के इलेक्शन जिस तरह हुए और जिस तरह के नताइज आए, क्या वो इलेक्शन और उनके नताइज विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करते थे? इस पैनल में हर एक बंदा अपने दिल पर हाथ रख के कहे कि साल 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शंस जो हुए, जिस तरह लोगों ने वोट डाले और जो उसके नताइज सामने आए, क्या वो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करते थे? मैं ये समझता हूँ कि आप दोनों दफ़ा जवाब देंगे नहीं, कि ये जो इलेक्शन हुए हैं 2018 में और 2024 में, ये पाकिस्तान में जमहूरियत के ऊपर फातिहा पढ़ दी जा चुकी है। और इस फातिहा पढ़ने में मैं ये कहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब ने तो कलीदी किरदार अदा किया है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है, सबसे बड़ा किरदार आप अदा करें तो वो इस्टेब्लिशमेंट का है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा किरदार हमारी जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनका भी है। क्योंकि हमारी जो बड़ी सियासी जमातें हैं ये अपनी रवायती जो सोच है उससे हटने के लिए तैयार नहीं है। आज जो इलेक्शन हुए हैं पंजाब में और बाकी पूरे पाकिस्तान में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उसमें मुझे बताएं इलेक्शन से पहले कहाँ पर आपको इलेक्शन एक्टिविटी नज़र आई? मुझे बताइए कोई इलेक्शन। लोगों को इस बात का ना आप विद द पैसेज ऑफ टाइम ये यकीन होता जा रहा है कि हम जिसको वोट डालेंगे ना उसने जीतना नहीं है, चाहे सारे का सारा कुंबा, सारे का सारा शहर एक बंदे को वोट डाल दे, अगर फैसला किसी जगह पे हो गया ना कि इसने नहीं जीतना तो वो नहीं जीतेगा। वो किसी ने शेर कहा था, शेर तो उसका मतलब यही है, उसने कहा था कि वो जो पैसे वाला था फिर पैसे के बलबूते पर एक और इलेक्शन जीत गया, हारी बाजी जीत गया, एक और इलेक्शन बीत गया, एक और इलेक्शन बीत गया, इस बार भी गुर्बत हार गई, इस बार भी पैसा जीत गया। इशू ये है
कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम में बहुत सारी इसके इंडेक्स हैं, उनमें एक इंडेक्स इलेक्शन है। क्या इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर हमारी जमातें कभी मिलकर बैठी हैं? क्या हमारी जमातों ने 2006 के बाद कभी इस बात पर गौर किया है कि हम इलेक्शन की शफाफियत को इंश्योर करें, और जो बैरूनी हाथ आता है और आके कभी एक पार्टी के हक में रोल प्ले करता है और कभी दूसरे पार्टी के हक में। अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये चीज़ें बिल्कुल हैं और माजी में भी हुई हैं। 2024 के इलेक्शन से मुतालिक भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कल जो इलेक्शन हुए हैं, नून लीग की बात की ना आपने, मुझे नून लीग की बात की आपने, देखिए कल जो इलेक्शन हुए एजाज, क्या उसमें भी आपको कहीं ना कहीं धांधली या कुछ इस तरह की चीजें नजर आई हैं, या बहुत बड़ा एलिमेंट नजर आया है रिगिंग का? अलीना, देखिए कल के इलेक्शन ने मुल्क की लीडरशिप को डिसाइड नहीं किया। मुल्क की लीडरशिप, आज शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप की डिसीजन जो है वो हो चुका है। ना इन्होंने कल के इलेक्शन ने मुल्क की लीडरशिप के ऊपर कोई इम्पैक्ट डाला है। वो इलेक्शन 2024 का हो चुका। या तो ये है ना कि इतनी सीटों के ऊपर इलेक्शन होता कि हुकूमत के टूटने या बनने का कोई सीन बनता, ये हुकूमत को डेंट पड़ने की कोई सूरत हाल होती। तो फिर तो कल लोगों के वोट देने की वजह या कल के इलेक्शन की आपके ख्याल में अवाम ने क्या रेजोनेंस और रेलेवेंस निकाली? मेरा ये ख्याल है कि देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ना 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन में वो निकला है, ठीक है, और उसने अपनी विल, मैं इमरान खान साहब का फैन नहीं हूं, मैं उनका नाक़िद हूं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप सब ने भी देखा है कि जो पीटीआई का वोटर है वो 8 फरवरी के इलेक्शन में निकला है और उसने अपने कैंडिडेट को वोट डाला है, बावजूद उसके कि उसके कैंडिडेट के पास पार्टी का झंडा नहीं था। लेकिन मेरा एक एतराज, बल्कि इसको सवाल समझ लीजिए, ये सुन लीजिए मेरी, सुन लीजिए ना मेरी, तो सुन लीजिए। अर्ज ये है कि अभी मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई का कैंडिडेट जो वोटर है वो शायद नहीं निकला। अच्छा, क्यों नहीं निकला? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बड़े तबके को वोटिंग का जो सिस्टम है उसके ऊपर से एतमाद उठ गया हुआ है, और मैं पूरी ईमानदारी से समझता हूँ। और अलीना, आपने ना मुझे मेरी बात याद कराई कि वेंटिलेटर पे नून लीग की पॉलिटिक्स है, और मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि मैंने कहा था, और सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम जिरगा में मैंने ये बात कही थी, और जो नून लीग के भी ट्रोल्स हैं, एक तो पीटीआई के ट्रोल्स हैं ना, वो भी बड़े खतरनाक हैं। सर, हमारे शो में भी बैठ के आपने कही थी, वहां पे भी आपको बहुत मोहब्बत मिली थी सोशल मीडिया के ऊपर। जी पीटीआई के जो ट्रोल हैं, गलम गलोच ब्रिगेड है, उसके मुकाबले में नून लीग ने भी अपनी गलम गलोच ब्रिगेड खड़ी कर ली है। क्या नून लीग ने अपनी बेसिक पॉलिटिक्स तब्दील की है? आंसर इज नो। क्या नून लीग वाकई जो अपने आप को दुरुस्त करने, नया खून लाने के लिए तैयार है? आप देखिए नून लीग ने क्या किया है। आप जो बात कह रहे हैं, एक लाइन खत्म करता हूं। नून लीग को जिन लोगों ने जिंदगियां दी है ना, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, और भी बड़े नाम में ले सकता हूं, उनको इन्होंने धक्का दे के बाहर निकाल दिया है। इन नून लीग ने टिकट पता किसको दिया है? मोहसिन नकवी को लाए हैं, ये अहद चीमा साहब को लाए हैं। ये बहुत अच्छे होंगे, दोनों बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इनका बैकग्राउंड नून लीग नहीं है। सिर्फ अपना इलेक्शन हारे पर उन्होंने अपनी हार तस्लीम की। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, साथ ये करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं इस डिस्कशन को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सवाल ये भी है कि कल अगर वोट नहीं पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, या फिर वोटर नहीं निकला किसी भी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो फिर कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में जो कह रही है कि हम एक मुजाहमती मूवमेंट चलाएंगे, हम ये जो रिगिंग हुई है उसके खिलाफ सड़कों पर आएंगे और फिर एक बड़ा एहतजाज करेंगे, उसकी फिर हैसियत और उसके ऊपर फिर क्या आगे लाया अमल होगा या कितनी जान रह जाती है? आफ्टर ब्रेक विल डिस्कस दिस। बैठे ना, बैठ के बताएं ना कि जी बानी को जो है वो रिहा करें, को बानी के रिहाई का कोई तरीक़ाकार जो है वो फिर बैठ के निकाल लेते हैं। लेकिन ये इस बात के ऊपर आमादा तो हूँ, एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कहता हूँ कि जब आप बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, खुदा की कसम जो इम्पॉसिबल मसले होते हैं वो भी हल हो जाते हैं। सही। ये तो खैर अब कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है ये इतना बड़ा मसला का होना या किसी आदमी का किसी केस से बाहर आना।
वेलकम बैक। राना सनाउल्लाह साहब का आपने बयान सुना। वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपनी बानी चेयरमैन की रिहाई चाहती है तो बैठे मुज़ाकरात करे। रिहाई इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, बड़े बड़े मसले जो है वो बातचीत से हल हो जाते हैं, ये मसला भी बातचीत से हल हो जाएगा। राना सना साहब जो बात कर रहे हैं, क्या उनका बयान दुरुस्त है या नहीं, अपने तज्जियाकारों के सामने सवाल हमने रखा है। फ़खर, बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगे, लेकिन थोड़ा सा उस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं जो हम ब्रेक से पहले अपने पहले सवाल पर कर रहे थे, कल के ज़िमनी इंतखाबात। एजाज ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह क्या हो सकती है। इससे ज़्यादा उन्होंने ये कॉन्सेंट्रेट किया कि नून लीग किस तरह से अभी भी फॉल्टर कर रही है और उनके साथ नहीं है। बट माय सवाल रिमेन्स कि क्या इस तरह से एक जमात जो कि ये दावा भी करती है कि वो एजिटेशन की हिकमत अमली में जाने वाले हैं, एजिटेशन की पॉलिटिक्स करने वाले हैं, सड़कों पर आने वाले हैं, बंदे उनके इलेक्शन में निकलते नहीं हैं, ये कैसे वर्कआउट करेगा? ये आपको नॉर्मल लगा? नहीं अलीना, मैं नहीं समझता कि ये जो पीटीआई की एक स्ट्रेटजी फिर से उन्होंने वो ऐलान किया है एजिटेशन के हवाले से और दोबारा से एक तहरीक चलाने का, मैं नहीं समझता कि ये एक कामयाब होगी। केपीके की हद तक तो ये कामयाब हो सकती है क्योंकि वहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो 3 सूबे हैं और मरकज़ है वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई इंतज़ामिया की तरफ से उनको इस तरह फ्री हैंड दिया जाएगा। और ख़ास तौर पर अगर इसका हम वो माजी का जो तनाजुर देखें, जो इदारों के साथ तसादुम है, तो उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि ये पीटीआई जो है ये इस हिकमत अमली में कामयाब होगी। जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, और ये मैं बड़ा हैरान हूँ जो राना सनाउल्लाह साहब जो आजकल वो कर रहे हैं, ये जो इमरान खान से मुज़ाकरात के हवाले से या उनकी रिहाई के हवाले से उन्होंने ये इस तरह का बयान दिया है। आप राना सनाउल्लाह साहब के पिछले 3-4 साल के जो बयानात हैं उनको देखें, वो हमेशा से उनकी एक कांस्टेंट इमरान खान के हवाले से वो रहा है, जो मौक़िफ़ है कि इमरान खान एक फितना है और इमरान खान का कोई इलाज नहीं है। आप कोई भी इमरान खान के हवाले से राना सनाउल्लाह का बयानात देखेंगे, ये एक कांस्टेंट उनका वो होगा। मुझे नहीं समझ आई कि ये अचानक से राना सनाउल्लाह साहब ये इस तरह का जो बयान दे रहे हैं, इसके पीछे क्या अनासर कार फरमा है, क्योंकि ये भी इस तरह कहा जा रहा है कि ये शायद जो जो नवाज शरीफ ग्रुप है ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऐसा हो सकता है कि ये नवाज शरीफ की तरफ से इस तरह का वो बयानात दिए गए हों या मतलब उनकी शह पे हों। तो क्या इससे ये सवाल उठता है कि वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को, क्योंकि इमरान खान अगर उसकी रिहाई होती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये कमज़ोर होगी, तो क्या ये इनके पीछे ये हिकमत कार फरमा है कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो कमज़ोर हो? और दूसरा जो राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है उसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो ये है कि इमरान खान के लिए जो सबसे अहम मुकदमा है वो 9 मई का है। और इमरान खान के अब भी आप जितने भी मीडिया के जो बयानात हैं वो सुन लें, जितनी भी वो जेल में मीडिया के साथ वो इंटरेक्शन करते हैं, उनका टारगेट नंबर 1 जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ही होता है और उन्हीं को ही वो एड्रेस करते हैं। तो वो सियासतदानों से तो वैसे ही हाथ मिलाना नहीं चाहते। तो क्या ये मौजूदा जो सिविलियन गवर्नमेंट है इनके पास ये भी मैंडेट है कि वो जो 9 मई के हवाले से एक इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान, ख़ासतौर पर इमरान खान के दरमियान एक जो बोन ऑफ कंटेंशन है, क्या ये इनके पास इस तरह का मैंडेट है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ये सालसी का किरदार अदा कर सकें और रिहाई के हवाले से वो बात कर सकें? तो मैं नहीं समझता कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान दिया, बिल्कुल मुझे तो इलॉजिकल लगता है, या इसकी आगे पीछे कोई और रीज़न क्या है मुझे नहीं समझ आ रही। महमल, देखिए लीना, मेरे तो ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है वो दुरुस्त है, और उसकी वजह ये है कि हम पहले भी बात कर चुके इस प्रोग्राम के अंदर कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आपस में डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए, उनको आपस में बात करनी चाहिए। जब वो आपस में बात करेंगे और कोई रूल्स ऑफ द गेम तय कर लेंगे, बेशक वो इलेक्शन के हवाले से हों कि किस तरह शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, किस तरह ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि एजाज ने जो पिछली सवाल में बात की मैं उस पर बाद में आऊँगी, लेकिन मैं बात ये कर रही हूँ कि एक डायलॉग इनिशिएट होना चाहिए। अभी तक हमने देखा है कि इसमें पीटीआई जो है वो राजी नहीं, और खासतौर पे इमरान खान साहब, यानी कि 2013 के भी इलेक्शंस जो कि अगर आप देख लें बाय एंड लार्ज उसको वो रिलेटिवली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे, उसको भी एक कंट्रोवर्सी बनाई, फिर 126 दिन का धरना भी हुआ जिस तरीके से वो उसके अंदर कर रहे थे। फिर हमने देखा कि हर एक रीजन तो ये भी था कि एक प्रोजेक्ट इमरान जिस तरह से लॉन्च हो रहा था, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये समझ लिया था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को, पॉलिटिकल रोल उनका कम करना है और इवेंचुअली खत्म करना है, तो इसलिए
उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया और उन्होंने कहा हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे हुकूमतें गिराने के लिए। लेकिन फिर खान साहब आगे और 2018 में फिर एक बुनियाद रख दी गई हाइब्रिड सिस्टम की। अच्छा, 2018 में एक और चीज भी जो आज से डिफरेंट है वो ये भी थी कि जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के शाना बिशाना खड़ी थी और वो साथ मिलकर हर फैसला वही कर रही थी कि जिससे इमरान खान साहब का आना हुकूमत यानी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट डिसाइड किया हुआ था वो चीज हो। तो ये डिफरेंस आज में है। जो राना साहब बात करें वो ठीक है, अगर ये तीनों जमातें जो बड़ी जमातें हैं और बाकी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये साथ बैठ जाएं और ये डायलॉग करें और ये रूल्स ऑफ द गेम तय करें तो खान साहब इवेंचुअली बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि आज की जुडिशरी वो जुडिशरी नहीं है 2017-18 वाली या उसके बाद भी जो बंदियाल कोर्ट तक की रही। इसके अच्छा, लेकिन फखर ने भी बड़ी दिलचस्प और बड़ी एप्ट बात की कि खान साहब का जो मेन मसला है या मेन उनका जो मुकदमा है वो 9 मई से मुतल्लिक है। तो क्या इन सियासी पार्टीज के पास इतना मैंडेट है या ये क्या किरदार अदा कर सकती हैं वहां से क्वार्टर्स से मामलात उनके जरा हल करवाने के लिए? जी अलीना, मैं असल में जो बात है वो यही है, जिस तरह जो एजाज की बात की मैं बात कर रही थी कि इलेक्शंस जो होते हैं ना वैसे होते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस लीड टू मोर कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वो कम नहीं करते, वो मजीद बढ़ जाते हैं, कोई ना कोई रिगिंग एलिगेशन लगाता है। अच्छा, जब से ये खासतौर पर हाइब्रिड निजाम आया, 2018 के इलेक्शन देख लें जब RTS बैठा था और ये 2024 के इलेक्शन देख लें, इसके अंदर भी जिस तरह से रातों रात वो फैसला चेंज हो गया कि फॉर्म 45 नहीं देना 47 के ऊपर, ये वाली चीजें वाकई ये इस तरह से हो गया कि उससे वोटर डिसइनफ्रेंचाइज हो रहा है इवेंचुअली। ये हाइब्रिड निजाम की वजह से है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में नहीं बैठेंगी तो हाइब्रिड निजाम का मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिटिकल मुदाखलत है और एक जो इंप्यूनिटी है वो कम नहीं होगी, वो रोल बैक नहीं होगी। अगर ये अपनी बारियों का ही पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इंतजार करते रहे कि चले आज एक पार्टी आउट ऑफ फेवर है, कल को दूसरी हो जाएगी तो फिर हम आ जाएंगे, क्योंकि अभी जिस तरह बात हो रही थी अभी के इमरान खान साहब सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को ही मैसेज दे रहे हैं, जो वो बात करते हैं वो बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट से कर रहे हैं। वो जिस टाइम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी वो बेशक जनरल बाजवा और उनको वो जो भी अल्फाज अदा करते थे, लेकिन 2 मीटिंगें उनके साथ भी उन्होंने की थी और उन्होंने क्या डिमांड की थी कि PDM की हुकूमत आप हटाएं। तो ये जो चीजें ये नहीं होना चाहिए, सियासी जमातों को ये डिमांड्स नहीं करनी चाहिए कि आप हमें लेकर आए, बल्कि अगर तीनों पार्टीज बड़ी पार्टीज इकट्ठे बैठ जाएं, सियासी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी बैठे तो वो रूल्स ऑफ द गेम तय करें कि इस तरह से इलेक्शन शफाफ होंगे। अगर एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार हुआ हम उसके खिलाफ उठेंगे, खिलाफ बात करेंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता रोल बैक होगा। एक तो हाइब्रिड निजाम इतनी आसानी से जाने वाला नहीं, मुझे तो लगता है, मुझे एक डर है कि ये इसी तरह अगर चलता रहा और इन्होंने आपस में एक दूसरे से बात ना की, खासतौर पर अगर PTI और इमरान खान ने यही रिजिड स्टांस लिया कि मैंने इन दोनों से बात नहीं करनी, तो फिर ये परमानेंट हो जाएगा और जब परमानेंट हो जाएगा तो फिर आपका वोटर हमेशा हमेशा के लिए डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएगा। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब का तज्जिया शामिल करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपनी बानी की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई चाहती है तो सियासी क़यादत से मुज़ाकरात करे। बिल्कुल नामुमकिन नहीं है कि इवेंचुअली रिज़ल्ट मिल सकता है कि जो बात कर रहे हैं राना साहब ये दुरुस्त है। इरशाद भट्टी साहब, यही सवाल कि क्या सियासी क़यादत से मुज़ाकरात से जो मतलूबा हदफ है वो मिल सकता है और कैसे? राना साहब, मैडम शेख आजकल बड़े दिलचस्प हुए हैं। राना साहब ने ही कहा है कि साढ़े ते ना रहना, ना नवाज शरीफ साहब, ना हमें सादा अक्सरियत मिली है, ना नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। हुण जेड़े वादे ने ना वो नवाज शरीफ तंदूरों पे जाके रोटी इसके साइज देख रहे हैं और वजन माप रहे हैं। ये दिल को शहबाज शरीफ साहब जो हैं, हाँ, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क की मईशत को पटड़ी पे धक्के दे रहे हैं। अच्छा। और राना साहब कह रहे हैं साढ़े ते ना रहना, ये हुण साढ़े जेड़े वादे ने हुण साढ़े वादे नहीं रहे। नंबर 1। दूसरा, राना साहब ने जो इरफान सिद्दीकी साहब मोहतरम ने जो फुल झड़ी छोड़ी थी कि लंदन में ही तय हो गया था कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बने। हालांकि नवाज 2 से लेकर वो जो आपको मैंने इलेक्शन ट्रांसमिशन में अखबार नहीं दिखाई थी कि मैं सोते ही रह गया, 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया है, मैडम शेख आपने मुझे उठाई ही नहीं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। तो वो सारा, और फिर जिस तरह आमद और जिस तरह मीनारे पाकिस्तान पर कबूतर उड़े और फिर तोते उड़े 8 फरवरी को, तो अब राना साहब वो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ ने तय कर लिया था लंदन में कि वज़ीर आज़म नहीं बनना। राना साहब कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, उन्होंने बनना था। तो राना साहब दिलचस्प हुए। आप इस बात को छोड़ें कि राना साहब इमरान खान साहब को कहते थे ये दहशत गर्द है, ये मुल्क दुश्मन है, ये फितना है, इसका कला कमा ज़रूरी है, और असल पूरे हमारे मसाइल की वजह इसका वजूद है, इसका होना है, इसको छोड़ दें।
मैडम शेख, मुज़ाकरात पर ही बात अटकी हुई है और मुज़ाकरात पर ही बात फंसी हुई है और मुज़ाकरात पर ही बात रुकी हुई है। अच्छा। मैं इस हक में हूं कि सारे स्टेक होल्डर्स को अब बैठना चाहिए इससे पहले कि बैठने का वक्त गुजर जाए। लेकिन असल मुस्लिम लीग भी इमरान खान के साथ नहीं बैठना चाहती, इमरान खान इनके साथ नहीं बैठना चाहते और हुकूमत इमरान खान के साथ नहीं बैठना चाहती। इमरान खान इनके साथ नहीं बैठना चाहते, चोर डाकू लुटेरे इनके साथ क्यों बैठूं। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ नहीं बैठना चाहती। हाँ, ये खबरें ज़रूर आई थी कि उड़ती उड़ती कि इमरान खान अगर अमली सियासत से दूर हो जाएं, बनी गाला बैठ जाएं, इमरान खान बाहर चले जाएं, इमरान खान तरीके इंसाफ की क़यादत इरशाद भट्टी को सौंप दें, इमरान खान ये मान लें कि 9 मई का मनसूबा साज मैं हूं और माफ़ी मांग लें, तो उनसे बातचीत हो सकती है। और इमरान खान ने कहा है कि मैं इनमें किसी पर भी एग्री नहीं करूंगा और मैं अपने मुकदमे जो हैं वो अदालतों से भुगतूंगा। आई एम कंफर्टेबल इन जेल। पूरा अंग्रेजी का फिक्रा दुरुस्त है। तो अब ये जो है मैडम शेख, ये जो फंसी हुई बात है कि इमरान खान उनके साथ नहीं बैठना चाहते, वो इनके साथ नहीं बैठना चाहते, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे, इस्टेब्लिशमेंट की शराइत हैं, तो यहाँ बात फंसी हुई है। अब ये है मैडम शेख के मुज़ाकरात, हुकूमत का कोई लेना देना नहीं 9 मई से, हुकूमत की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं कि वो इसमें कोई किरदार अदा कर सके। मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी कोई फैसला साजी नहीं कर सकते। ये रियासत है जिसने 9 मई को तय करना है, रियासत ने और 9 मई का डिसाइड करना है। रियासत है जिसने ये सोचना है कि 9 मई में किसको माफ़ी देनी है, किसको अदालत से या आगे सज़ा दिलवानी है। ये हवाई फायरिंग है, फ्रेंडली फायरिंग है, लेकिन मुज़ाकरात वक्त की ज़रूरत हैं। महमल अलीना, मैं सिर्फ इसके अंदर एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जो वजह मेरे ख्याल में जो राना साहब ने ये बात की है, मुझे तो उससे ये समझ आई है कि जो सियासतदान, जाहिर बात है ये पहले भी उन्होंने एग्जांपल भी दी, उन्होंने कहा कि हम तो जब हम पर सब कुछ गुजर भी रहा था, हमने तो तब भी मिसाके मईशत का जो है वो हमने कहा था कि आप हमारे साथ कर रहे हैं, यानी जब इमरान गवर्नमेंट है। बेसिकली वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं सारे पॉलिटिशियंस को, सारे सियासतदानों को, खास तौर पर पीटीआई को भी, कि जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे, हम बात नहीं करेंगे, तो जो हमसे स्पेस ले ली गई है वो स्पेस हमें वापस कभी नहीं मिलेगी और हमारे पास फिर कुछ नहीं रहेगा। तो ये जो चीजें ये बहुत अहम है, ये सबको समझना चाहिए कि आप हमारे पॉलिटिकल अगर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो आप अवाम के नुमाइंदे हैं। अगर अवाम को ही आप डिसएनफ्रेंचाइज कर देंगे और बारियों के इंतजार में लगे रहेंगे और आपस में बात नहीं करेंगे, तो फिर आपकी सियासत भी अच्छा, बड़ी आला ज़र्फी का, जिस तरह आप तज्जिया करें उससे बड़ी आला ज़र्फी का मुजाहिरा करें राना सनाउल्लाह साहब, वरना उनके दौर में क्या क्या नहीं हुआ, उनके साथ मुकदमा डला, सब कुछ। एजाज, क्या आप भी ऐसे ही राना साहब को देख रहे हैं कि राना साहब बिल्कुल साफ इंटेंशन के साथ सामने आकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को और जमहूरी डिस्कोर्स को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? ये जैसे फ़खर ने पॉइंट आउट किया कि कुछ ना कुछ तो दाल में कहीं काला लग रहा है, आपको भी तशवीश है? अच्छा अलीना, मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले राना साहब को इवेल्युएट करने की बड़ी ज़रूरत है कि राना साहब ये बातें कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और इस तरह खुल के, आपको पता है पिछले दिनों उन्होंने खुल के इस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ी तनकीद की थी, और जो वफाकी वज़ीर है अता तारड़, वज़ीर इत्तलात, उन्होंने आके राना साहब को जिसे कहते हैं जवाब दिया था और उनको इन मैनी वेज बताया था कि वो अपनी लिमिट्स पे रहें और पार्टी के अंदर आकर रहे हैं। अगर राना सनाउल्लाह ख़ुद अता तारड़ से बहुत ज़्यादा सीनियर है, मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह जो 8 फरवरी 2024 को उन्हें शिकस्त हुई है, उस बंदे के हाथों शिकस्त हुई है जो खुद कभी उनके साथ हुआ करता था और उनका आप ये कहें कि सियासत में उन्होंने वो उसको आगे लेके आए थे। एक तो राना साहब को उस शिकस्त का बड़ा दुख है, और होना भी चाहिए। एक बड़ा ज़बरदस्त पॉलिटिकल वर्कर है राना सनाउल्लाह, जिसने बड़ी मेहनत की है, मारे खाई हैं, मुकदमे भुगते हैं और बड़े बेबुनियाद मुकदमे, ऐसे भी भुगते हैं मुकदमे जो आखिरी मनशियात का था, उनमें सजाए मौत हो सकती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बड़ा दुख है ना राना सनाउल्लाह साहब को, मैं जहाँ तक समझता हूँ वो ये है कि जब सेनेट में टिकट देने की बारी आई तो जनाब नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने उनकी जगह जनाब अहद चीमा साहब को चुन लिया, जनाब मोहसिन नकवी साहब को चुन लिया। ये एक पूरा
एक तबका है नून लीग के अंदर जिसको नज़रअंदाज किया गया है, जिन्होंने अपनी पूरी उम्रें दी हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक हो गए, मियाँ जावेद लतीफ़ हो गए, राना सनाउल्लाह, ये वो लोग थे जो जाने जाते थे कि ये नवाज शरीफ के करीब हैं, ये सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, ये पाकिस्तान में सियासत में रवादारी की बात करते हैं और सियासत को अपनी पार्टी की सियासत को दुरुस्त समत में लेके जाने चाहते हैं। तो एक तो मेरा बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड बतौर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मुझे लगता है कि राना सनाउल्लाह के अंदर वो एंगर है। अब आते हैं इस बात की तरफ से कि राना साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात में जो बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, बात अगर की जाए तो वो बाहर भी आ सकते हैं। अब इसका अगर हम तोड़ करें तो राना साहब की आधी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुज़ाकरात के ज़रिए बात आ सकते हैं, और आधी बात मुबहम है। वो मुबहम कैसे है? पहली बात यह है कि मुज़ाकरात किससे? क्या इमरान खान नवाज शरीफ के साथ बैठना चाहते हैं? आंसर इज़ नो। क्या नवाज शरीफ इमरान खान के साथ बैठना चाहेंगे? आंसर इज़ अगेन नो। ठीक है। क्या इमरान खान चाहते हैं कि इनसे बात की जाए? वो उनकी अनाउंस पॉलिसी है कि इमरान खान साहब की कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। क्या इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान साहब से बात हो? तो आंसर इज़ नो। पिछले दिनों एक सबील ज़रूर बनी थी, कुछ पैगाम रसानी हुई थी और इमरान खान साहब को अच्छा बच्चा बनने की पैगाम दिया गया था, और तो ये बन रही थी कि इमरान खान साहब निकल आएंगे। बिल्कुल इस बात की तो बन गई थी कि इमरान खान साहब निकल आएंगे। लेकिन हुआ ये कि इमरान खान साहब ने फिर जेल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को नाम लेकर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। तो वो जो बातचीत का इस्टेब्लिशमेंट से एक सिलसिला चला था, CBMs हुए थे, वो सारे धरे के धरे रह गए। अब इस वक्त इमरान खान का जेल में रहना इमरान खान के लिए फ़ायदा है या जेल से बाहर आना? देखिए, इमरान खान को जेल में जिसे कहते हैं देसी घी के खाने मिल रहे हैं, मुर्गे मिल रहे हैं, मटन मिल रहे हैं। इमरान खान साहब को जेल में साइकिल चलाने की सहूलत है, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अपने सियासी लीडरों से आके मिलते हैं, जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो इमरान खान साहब के लिए जो जेल है ना, इस वक्त बड़ी आइडियल सिचुएशन है। अच्छा एजाज, ये जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन इन ऑल फेयरनेस बेशक बहुत ही सहूलतें ज़बरदस्त मिल रही हों या आप किसी महल में भी कैद हो, वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कैद का, एक सज़ा का, वो तो डेफिनेटली तो ये अनफेयर नहीं हो जाएगा कहना कि खान साहब को बड़ा बेनिफिट कर रहा है इस वक्त जेल में रहना, या उनके लिए बड़ा अच्छा है, और इन अदर वर्ड्स वो ही इज़ चूजिंग इट। जाहिर है हर बंदे की ख्वाहिश तो होती है वो बाहर है, लेकिन उनको इमरान खान साहब ये ज़हन में सोच रहे हैं कि जो इंतखाबात हुए हैं उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट है वो बड़ी कमज़ोर है, और आज नहीं तो कल ये गवर्नमेंट हाउस ऑफ कार्ड है वो नीचे गिर जाएगा, तो फिर उनकी अहमियत बनेगी। वो उस कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं। ओके, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।